तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम की हानियो होता है और वो अपने हाथों में कुछ सामान लेकर रात के अंधेरे में वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी जाते हुए रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखती है जो कि उससे खाना मांग रही होती है और उस बिल्ली को देखकर हानियो को उस पर दया आ जाती है, जिसके बाद हानियो उस बिल्ली को अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा उसे दे देता है और कहने लगता है कि इसे खा लो, और फिर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हानियो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जो कि बिल्कुल सुनसान और खाली था और वो वहाँ पहुँचते साथ ही कहने लगी, वो फे मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी। जिसके बाद वो अपने पास रखे खाने को सामने रखता है, बहुत प्यार से कहने लगता है कि मुझे नैनी ने बताया था कि तुम जब छोटी थी तो तुम्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और तुम्हें पता है मैंने अपने खाने के बदले इन टॉफियों को लिया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। जिसके बाद वो बताने लगता है इस साल भी मेरे मदर और फादर मुझसे मिलने नहीं आए, मुझे पता नहीं क्यों और बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है और मुझे लगता है कि शायद वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते, इवन कि एम्परर भी मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मुझे जियान पैलेस में इतने सालों तक कैद करके रखा गया है और मदर मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि हानियो आसमान की तरफ बड़े ही प्यार से देख रहा होता है और तभी हवा में चारों तरफ पेटल्स उड़ने लगते हैं और उसके आसपास फूलों की खुशबू आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी फेरी आ जाती है जिसकी बॉडी की हवा में बहुत ही प्यार से फ्लोट कर रही होती है और वो फेरी हानियो को देखकर कहने लगती है कि क्या इतना छोटा बच्चा आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और मुफेई को देख कर हानियो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो मन में कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आखिर ये इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। जिसके बाद मुफेई उसे टीज करती हुए कहने लगती है कि आखिर तुम जैसा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, सच सच बताओ क्या तुम अपने घर से भाग के आए हो और तुम्हें ना यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि रात के वक्त यहाँ पर बहुत से जंगली जानवर घूमते हैं। जिसके साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाती है और फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानियो उसी के ख्यालों में खोया रहता है और उसके आसपास वही फ्लावर पेटल्स उड़ रहे होते हैं जो कि उसे मुफेई की याद दिलाते हैं और वो कहने लगता है कि पता नहीं वो दिन दोबारा कब आएगा जब मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है जो कि आकर हानियो से कहने लगता है कि मास्टर क्या आपकी तबीयत अभी भी खराब है और मुझे ना आपकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है, तो मैं यहाँ पर आपको चेक करने के लिए आ गया था और नर्स ने बताया कि आपकी हालत पहले से ज्यादा बेहतर। क्या आप भूल गए कि आज आपकी बर्थडे बैंक्वेट स्टार्ट होने वाली है, तो आपको जल्द से जल्द थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाला। जिसके साथ ही वो वहाँ पर उसे धकेलने लगता है जिस पर हानियो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप यहाँ पर आराम कीजिए। जिसके बाद वो लेडी उससे कहने लगती है कि ईस्ट एग्जामिनेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है तो आपको आज शाम काफी अच्छे से बिहेव करना होगा और शायद आपसे इम्प्रेस होकर हमारे एम्परर आपको अटेंड करने का मौका दें। जिस पर हानियो कहता है कि हाँ मैं समझ गया और फिर हमें उसके फादर के बैंक्वेट का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर पहुंचकर वो कहने लगता है कि जैसे ही ये बैंक्वेट खत्म होगा मैं अपनी नैनी के लिए मेडिसिन लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि हानियो के उस बाकी के भाई भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और उसके बड़े भाई को टेबल पर थोड़ी धूल दिखती है जिसे देख कर ही वो तुरंत ही साफ करने लगता है। ये देख कर हानियो उन्हें ग्रीट करते हुए कहने लगता है अरे बड़े भाई को आज भी सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। वहीं हमें दूसरे भाई को दिखाया जाता है जिससे जैसे ही हानियो ग्रीट करता है तो वो रूडली उसे रिप्लाई देकर शांत हो जाता है। अब ये देख कर हानियो कहने लगता है कि आज भी मेरा बड़ा भाई मुझसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं और वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स आपस में हानियो के बारे में ही बात कर रही होती है और वो लोग कह रहे होते हैं तुमने सुना आज यहाँ पर थर्ड प्रिंस भी आया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग बात है क्योंकि इससे पहले उसे कभी भी जियान पैलेस से बाहर जाने को नहीं दिया गया, पर मैं हैरान हूँ कि उसे इस बार आने का मौका दिया गया है। जिस पर दूसरी सर्वेंट कहती है कि मुझे तो उसकी शक्ल देखकर कहीं से भी प्रिंस नहीं लगता और तुम्हें पता है मैंने तो ये भी सुना है कि ये पागल भी है और इसीलिए इसको जियान पैलेस में कैद करके रखा गया है। जिस पर वो दूसरी सर्वेंट कहती है कि थोड़ा धीरे बोलो,
कहीं वो हमारी बातें सुन ना ले। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एम्परर अपनी सेकंड वाइफ के साथ आ जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। और एम्परर की सेकंड वाइफ को देखकर हानियों की मदर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और उसको फर्स्ट वाइफ उसे चिढ़ाते हुए अपने बेली पर अपना हाथ फेरने लगती है। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर एम्परर को ग्रीट करने लगते हैं और फिर एम्परर सभी को बैठने के लिए कहता है और फिर वो आगे कहने लगता है, वैसे तो आज बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है क्योंकि मेरे फैमिली के सारे मेंबर यहाँ पर फैमिली डिनर के लिए मौजूद है, पर मुझे इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे फैमिली मेंबर के साथ यहाँ पर बहुत से टैलेंटेड लोग भी आए हुए होते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता है और चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और सभी लोग अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। और जिसके साथ ही हम देखते हैं कि हानियों का बड़ा भाई उठकर सामने आ जाता है और बाकी के भाइयों से कहने लगता है कि मेरे बाकी के दोनों भाई प्लीज मुझे ज्वाइन करो और हम साथ में मिलकर फादर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसके बाकी के दोनों भाई भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं। और जिसके साथ ही हम देखते हैं कि हानियों जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है उसके चारों तरफ फिर से वही फ्लावर पेटल्स उड़ने लगते हैं और उसके आसपास से काफी ज्यादा फूलों की खुशबू आने लगती है। और फिर वो एक पेटल को अपने हाथ में पकड़ता है और कहने लगता है कि कहीं वो यहाँ मेरे आसपास ही तो नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यही कहीं मौजूद है। जिसके बाद हानियों वापस से मुई फेंग के ख्यालों में खो जाता है और उन पेटल्स को टच करने लगता है। ये देखकर पास खड़ा आदमी उस पर हंसने लगता है और जैसे ही हानियों को इस बात का एहसास होता है वो अपना सिर नीचे करके आगे बढ़ जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे हर जगह बस वही नजर आ रही है और क्या ये मेरा बस एक इल्यूजन है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसके तीनों भाई एक एक करके अपने फादर को ग्रीट कर रहे होते हैं और एम्परर भी उनसे एक एक करके सवाल कर रहा होता है, आखिर तुम लोगों की स्टडीज कैसी चल रही है, तुम्हारे एकेडमी के ग्रेड्स कैसे हैं। जिस पर वो सभी लोग अपना अपना जवाब देते हैं और फिर वो हानि उसे पूछने लगता है कि बताओ तुम कैसे हो, मैं तो तुम्हें काफी सालों बाद देख रहा हूँ, क्या तुमने कोई भी प्रोग्रेस की है या नहीं। तो इस पर हानि बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ पर हानि अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे डर है कि मेरे फादर मुझसे जो उम्मीद कर रहे हैं मैं उसमें फेल हो जाऊंगा और अगर ऐसा हुआ तो वो मुझसे पहले से भी कहीं ज्यादा नफरत करने लगेंगे। ऐसे तो मेरे भाई भी से दूर हो जाएंगे और मुझे ये जो मौका मिला है मैं इसे भी खो दूंगा और अपनी फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस एम्परर की सेकंड वाइफ हानियों का मजाक उड़ाने लगती है और कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की है, पहले तुम बस 1 कप चावल खाया करते थे और अब तुम 2 कप चावल खाते हो। वाह, मैं तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, हमारा बेटा कितनी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। ये बात सुनकर हानियों का मुंह काफी ज्यादा छोटा हो जाता है और वो अपना सिर शर्म से नीचे कर लेता है क्योंकि उसे पता है कि वो फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर वो सेकंड वाइफ एम्परर से कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि हमें इसे और भी दूर इलाके में भेज देना चाहिए ताकि ये और जल्दी प्रोग्रेस कर सके। ये जगह उसके लिए काफी ज्यादा आरामदायक है और जब तक हम इसे किसी मुश्किल सिचुएशन में नहीं डालेंगे ये प्रोग्रेस नहीं करेगा। और मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा था जब हमने जियान पैलेस को सील कर दिया था। ये छुपते छुपाते भी वहाँ पर गया था और अपने साथ खाने का सामान भी ले गया था, जबकि ऐसा करना बिल्कुल ही मना है। ये सुनकर एम्परर थोड़ा गुस्सा हो जाता है पर वो आज के दिन कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था और सेकंड वाइफ लगातार एम्परर के सामने हानियों को बुरा भला कह रही होती है और उसका मजाक बनाती है और वहाँ मौजूद बाकी के लोग उसकी बात पर हंस रहे होते हैं और हानियों का मजाक बना रहे होते हैं। जिसके बाद एम्परर अपने फर्स्ट बेटे से कहने लगता है कि मुझे अपने पहले बेटे पर काफी ज्यादा प्राउड फील होता है, तुम्हें तो बाकी दो के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। मैं तुम्हें कोई भी काम सौंपूं तुम उसे बेझिझक कर देते हो और मुझे अपने बेटे से यही उम्मीद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे बाकी के 2 भाई भी तुमसे इस मामले में कुछ न कुछ जरूर सीखे। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर अपनी वाइफ से कहने लगता है कि तुम्हें वाइन की जगह इस चाय को पीना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। और फिर वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताने लगता है कि मेरी सेकंड वाइफ प्रेग्नेंट है और मैंने इसीलिए इस बैंक्वेट को भी ऑर्गेनाइज किया। जिसे सुनकर हम देखते हैं कि हानिम के सारे भाई सेकंड वाइफ को और एम्परर को काफी ज्यादा कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और वो लोग एक एक करके आगे बढ़कर उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि सेकंड वाइफ के पेट में अचानक से दर्द उठता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर एम्परर तुरंत ही अपने मेडिक को बुलाने का ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ पर लेके आओ। और वो अपनी वाइफ से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी इतनी ज्यादा बुरी हालत कैसे हो गई, जल्द से जल्द इंपीरियल डॉक्टर को यहाँ पर ले आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद वहाँ पर वो इंपीरियल डॉक्टर आ जाता है और वो उस
उस लेडी को ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है। वो उसे अच्छे से एग्जामिन करता है और फिर एम्परर को बताने लगता है कि मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है पर आपकी वाइफ ने कुछ गलत खा लिया है, जिस वजह से उनके ब्लड सेल्स काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और उन्होंने जो चीज खाई है वो उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। स्पेशली एक प्रेग्नेंट औरत के लिए ये तो बिल्कुल भी जायज नहीं। मैं हैरान हूँ कि आप लोगों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जिसके बाद इंपीरियल डॉक्टर एम्परर से इजाजत मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने अभी अभी क्या खाया है। और जिसके बाद वो उसी टी को चेक करने लगता है और जैसे ही वो उसे स्मेल करता है वो तुरंत ही शॉक्ड हो जाता है और मैजेस्टी को पूरी बातें बता देता है कि मैं नहीं जानता पर जिसने भी ये टी इन्हें दी है वो आपकी वाइफ और उसके बच्चे को जान से मारना चाहता है और वो हमारे राज्य का दुश्मन है, वरना ऐसी चीज कोई कैसे दे सकता है। ये सुनकर वो सेकंड वाइफ कहने लगती है कि एम्परर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर ऑर्डर देता है कि सभी के कपड़ों की जाँच की जाए और जिसके पास से भी ये स्मेल निकले मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे गार्ड्स उन सभी को एक करके चेक करने लगते हैं। कभी हम देखते हैं कि हानियों के बड़े भाई के पास से वो स्मेल आ रही होती है और ये देखकर वो गार्ड कहने लगता है कि एम्परर मुझे हमारे फर्स्ट प्रिंस के पास से ये स्मेल आ रही है। ये सुनकर हानियों का बड़ा भाई अपना सारा सामान उनके सामने निकाल कर रख देता है और वो इंपीरियल डॉक्टर उसे चेक करने लगता है और फिर वो बताता है कि हाँ ये सच है, मुझे ये स्मेल आपके बड़े बेटे से ही आ रही है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर हानियों का बड़ा भाई और वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर उनका बड़ा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। जहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि हानियो भी काफी ज्यादा परेशान होता है और यहाँ उसके फादर भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा बड़ा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। और फिर वो उसे सजा सुनाते हुए जैसे ही कुछ कहने वाला होता है हम देखते हैं कि हानियो आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि फादर प्लीज हमारे बड़े भाई को एक मौका दीजिए, एटलीस्ट उसे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। जिस पर हम देखते हैं कि उसका फादर उसके बड़े भाई को मौका देता है और कहने लगता है कि क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। और ये बात सुनकर उसका बड़ा भाई कहने लगता है कि फादर मैं आपका बड़ा बेटा हूँ और अभी कुछ देर पहले आप ही ने कहा कि मैं हमेशा आपकी हर बात मानता हूँ, तो भला मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और सेकंड मदर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, पर इन सब में मेरा कोई भी हाथ नहीं। मेरा यकीन कीजिए मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं बिल्कुल ही बेगुनाह हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि उसका फादर उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि अगर ये तुमने नहीं किया तो बताओ आखिर वो चीज तुम्हारे पास से कैसे मिली और उसकी स्मेल भी तुम्हारे कपड़ों से कैसे आ सकती है। अगर जो तुम कह रहे हो सच है तो फिर ये कैसे हो सकता है। जिस पर हम देखते हैं कि उसका बड़ा बेटा चुप हो जाता है और ये बात हानियों को काफी ज्यादा हर्ट कर रही होती है क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। पर तभी हानियों का सेकंड भाई वहाँ पर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चीज कहीं और से आई हो। और फिर वो सेकंड मदर से कहने लगता है कि एक बात बताइए, आप इस बैंक्वेट में आने से पहले कहाँ गई थी। जिस पर वो बताती है कि मैं यहाँ पर आने से पहले हमारे इंपीरियल गार्डन में गई थी। और ये बात सुनकर पास खड़ी एक लेडी कहने लगती है कि क्या आप वहाँ गई थी, वहाँ पर तो कोई भी आ जा सकता है और ऐसा हो सकता है कि किसी ने वहाँ पर उस पॉइजन को हवा में छिड़क दिया था ताकि आप जैसे ही उसे इनहेल करें आपके अंदर वो पॉइजन इंसर्ट हो जाए। जिसके बाद एम्परर की फर्स्ट वाइफ कहने लगती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने खाने में ही कुछ मिला दिया हो। जिस पर एम्परर कहता है कि आखिर ये आज का सारा खाना किसने बनाया था। जिस पर एम्परर की फर्स्ट वाइफ कहती है कि मैंने, और वो कहने लगता है कि तो फिर इन सब की जिम्मेदार तो तुम हुई। जिस पर वो चुप हो जाती है और एम्परर को अपने सेकंड बेटे की बात सही लगती है। जिस पर कि वो इंपीरियल डॉक्टर भी कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है गार्डन में ही किसी ने उस पॉइजन को हवा में फैला दिया हो और शायद आपका बड़ा बेटा इन सब में बेगुनाह हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वो कहने लगता है कि आज जो भी हुआ वो मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से ये चीज कभी ना हो। इसके साथ ही वो कहने लगता है कि आज से मेरी फर्स्ट वाइफ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद किया जाता है, वो बस अपने कमरे में नजरबंद रहेंगी। और फिर वो अपने बेटे से भी कहता है कि मुझे दुख है कि इन सब में तुम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे और आज से मैं खुद ही अपनी सेकंड वाइफ की देखभाल करूंगा।
ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसकी सेकंड वाइफ इस पूरे नज़ारे का मजा ले रही होती है। असल में ये सब उसी की चाल होती है ताकि वो एम्परर के फर्स्ट बेटे को अपने रास्ते से साफ कर सके और उसकी नजरों में उसकी इज्जत कम कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर अपनी सेकंड वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कहानियों को ये सारी चीजें काफी ज्यादा बुरी लगती हैं और फिर वो छुपते छुपाते अपने फार्मेसी में चला जाता है क्योंकि उसे अपनी नैनी के लिए कुछ मेडिकल हर्ब्स की जरूरत थी ताकि वो उनकी तबीयत ठीक कर सके। और वो छुपते छुपाते वहाँ से निकलता है पर तभी उसे वही पेटल्स और वो लड़की नजर आती है जो कि किसी का पीछा कर रही थी और फिर हमें उसी फेरी को दिखाया जाता है जो कि कुछ ब्लैक बीस्ट का पीछा कर रही होती है और वो ब्लैक बीस्ट भी उससे फॉलो कर रहे होते हैं। पर हम देखते हैं कि वो उनको पकड़ नहीं पाती और वो लगातार यहाँ वहाँ जंप करते हुए उसे उनका पीछा कर रही होती है और उस फेरी को देखकर भी हानी उसे फॉलो करने लगता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि वो फेरी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पावर को यूज करती है और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसके बाद उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी आ जाती है और जैसे ही वो उस टाइगर पर अटैक करती है हम देखते हैं कि वो बीस्ट बच जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो बीस्ट सीधा आकर हानी के सामने आ जाता है और हानी पर हमला करने वाला होता है जिसे बचने के लिए हानी ऊपर से नीचे गिर जाता है और वो फेरी उसे बचा लेती है और फिर वो हानी के पास से होकर सीधा उस बीस्ट पर अटैक करती है पर वो बीस्ट फिर से बच जाता है और वो फेरी दोबारा से उसे फॉलो करने के लिए उसके पीछे चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और वो हानी को देखकर कहने लगते हैं कि थर्ड प्रिंस आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे एम्परर का ऑर्डर है कि किसी को भी रात के वक्त सेकंड वाइफ के आसपास भी भटकने ना दिया जाए और इसीलिए हमें ना चाहते हुए भी आपको अपनी जगह पर वापस भेजना होगा। जिस पर हानी कहता है कि मैं समझ गया और मैं वापस ही जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फेरी उन बीस्ट का पीछा करते हुए उनके झुंड के पास पहुंच जाती है जहाँ पर बाकी के बीस्ट भी होते हैं और ये देखकर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि माय लेडी हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि वो सारे बीस्ट उसका पीछा करने लगते हैं और उसके पीछे काफी तेजी से भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें हानियों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जियांग पैलेस के अंदर आ जाता है और वो आते साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये फिर से मेरा बस एक इल्यूजन था और वो ये सब सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी नैनी आ जाती है जो कि उससे कह रही होती है कि मास्टर आप यहाँ पर आ गए, मुझे आपको देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई और मुझे आपकी फिक्र भी हो रही थी। और हानियो यहाँ पर अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं पिछले 7 साल से जियांग पैलेस के अंदर कैद हूँ पर किसी को मेरी तो कोई परवाह ही नहीं। इसके बाद उसकी नजर अपनी नैनी पर जाती है और वो अपने पास से एक मेडिसिन निकालते हुए कहने लगता है कि नैनी ये देखिए मेरे फादर ने मुझसे खुश होकर मुझे ये दिया है और मुझे तो इसकी कोई जरूरत नहीं पर मुझे लगता है इससे आपकी तबीयत काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जिस पर वो सर्वेंट कहने लगती है कि मेरी आंखें इतनी भी बूढ़ी नहीं है कि मैं इस मेडिसिन में लिखे हुए नाम को ना पढ़ पाऊँ और मुझे पता है कि ये आपका एम्परर ने नहीं दिया, ये तो हमारे फार्मेसी की बहुत ही रेयर मेडिसिन है और मुझे दुख है कि आपने मेरे जैसे एक नौकर के लिए इतनी शर्मनाक हरकत की, मुझे काफी ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद वो वहाँ से आगे जाने लगती है और कहने लगती है कि मैंने सुना आज जो भी महल के अंदर हुआ और चारों तरफ यही बात चल रही है कि एम्परर के बड़े बेटे ने उनकी सेकंड वाइफ की बच्चे की जान लेने की कोशिश की। जिस पर हानियो कहता है कि नैनी आपको उन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और आप भी हमारी फैमिली का ही एक हिस्सा है, तो मैं ये मेडिसिन अपनी फैमिली के एक मेंबर के लिए ही लाया हूँ। जिस पर हम देखते हैं उसकी नैनी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। जिसके बाद हमें वापस इसी फेरी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस बीस्ट से फाइट कर रही होती है और फिर वो उस बीस्ट पर एक ऐसा अटैक करती है कि वो बीस्ट सीधा आकर हानियो के सामने गिरता है और फिर वो दोबारा से हानियो के सामने से होते हुए उस बीस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और फिर वो एक ऐसा स्लैश अटैक करती है कि उससे वो बीस्ट वहीं पर मारा जाता है और उसका पेट वहाँ पर आते साथ ही कहने लगता है कि माय लेडी प्लीज ऐसा दोबारा मत करना, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जिस पर वो फेरी कहने लगती है कि ये सब तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान था, हमें तो इससे भी बड़े बीस्ट का सामना करना है, पर एक बात है कि इन बीस्ट को मारने से मेरी एनर्जी भी रीस्टोर हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से हानियो उस फेरी को आवाज देता है और वो उसे फेरी लेडी कहने लगता है। ये सुनकर वो लेडी मुड़ती है और अपने पेट से कहने लगती है कि क्या तुमने अभी कोई आवाज सुनी? जिस पर वो पेट कहता है कि बीस्ट और मॉन्स्टर्स तो बोल नहीं सकते, तो भला ये कैसे हो सकता है और मुझे नहीं लगता कि हमारे सामने जो एनपीसी खड़ा है वो हमें देख सकता है। एनपीसी यानी कि एक नॉन प्लेइंग कैरेक्टर। जिस पर उसका पेट कहने लगता है कि पर अभी जब हम फाइट कर रहे थे मैंने इस लड़के की आंखों को हमारी तरफ मूव करते हुए देखा था, तो इसका मतलब ये है कि शायद ही हमें देख सकता है। जिस पर वो फेरी लेडी कहती है कि चलो तो फिर पता करते हैं कि वो पेट हानियों पर आकर उस पर हमला करने लगता है जिससे हानि
हानियो पीछे हटने लगता है और फिर वो लड़की हानियो के सामने आ जाती है और उसकी आंखों की तरफ अपनी उंगलियां करते हुए कहने लगती है कि जरा इधर देखो। और वो हानियो की नजरों के सामने अपनी उंगलियां फेरने लगती है और हानियो उसकी उंगलियों को फॉलो करने लगता है। ये देखकर वो लड़की चौंक जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो? और फिर वो उससे दूर हट जाती है और अपने पेट से कहने लगती है कि ये तो हमें देख सकता है। इस पर उसका पेट कहता है शायद ये सिस्टम के फेलियर की वजह से हुआ होगा, क्योंकि एक एनपीसी हमें कभी भी नहीं देख सकता। इस पर उसका पेट बताता है कि जब हमारी ट्रेनिंग क्लासेस चल रही थी तो तुम उस पर ध्यान नहीं दे रही थी और शायद इसी वजह से तुमसे कोई गलती हो गई होगी। जिस पर वो कहने लगती है कि मुझे लगा था ये जगह भी हमारे वर्चुअल वर्ल्ड की तरह सेम ही होगी। जिस पर उसका पेट कहता है कि हाँ ये सेम ही है, पर हमारे रिसर्चर्स ने जो डेटा कलेक्ट किया है ये उस हिसाब से बनी है। तो इस वक्त तुम जो भी यहाँ पर इसके अंदर देख रही हो ये सब कुछ अतीत का ही एक हिस्सा है और ये रियलिटी के काफी ज्यादा क्लोज भी है। और जिस डायनेस्टी में भी तुम हो ये डायनेस्टी कुछ ज्यादा ही अलग है, जिसे कि दायू नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस डायनेस्टी में से एक है। मैं हमारे टेक्निकल सपोर्ट से बात करता हूँ और तुम कोशिश करना कि तुम इस लड़के से आई कांटेक्ट मत बनाओ। जिसके बाद वो पेट उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें याद है कि अभी तुमने कुछ देर पहले जिस इंसान को जान से मारा था उसका नाम क्या था? जिस पर वो थोड़ा सोचते हुए कहने लगती है। तभी हम देखते हैं कि हानियो बीच में बोलने की कोशिश करता है, पर वो फेरी लेडी उसे रोकते हुए कहने लगती है कि बच्चे अभी बड़े बात कर रहे हैं तो तुम बीच में मत बोलो। और फिर उसका पेट आगे कहने लगता है कि जब हम इस दायू डायनेस्टी के अंदर आए तो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारा एनर्जी स्टोन गायब हो गया और जिस वजह से हम अपने रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकते, और जिसका मतलब ये कि हम इस वर्चुअल वर्ल्ड में फंस कर रह गए हैं और हम तो काफी बार मरते मरते भी बचे हैं। और अब मुझे पता चल गया है कि क्यों वो बीस्ट हमारे पीछे पड़े हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानियो लगातार उनकी बातें सुन रहा होता है और तभी वो कहने लगता है कि मिस फेरी लेडी क्या आप लोग किसी मुसीबत में हो? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लेडी कहने लगती है कि अब हम इस एनपीसी का क्या करें? जिस पर उसका पेट कहने लगता है कि जब तक बाहर से ये ग्लिच ठीक नहीं हो जाता तब तक ये हमें देख सकता है, पर एक बार जैसे ही सिस्टम का फॉल्ट सही हो गया तो ये हमें देख नहीं पाएगा। जिस पर वो लेडी कहती है कि क्या हो अगर ये बस एक एक्सीडेंट हुआ? जिस पर वो पेट कहने लगता है कि अगर ये एक एक्सीडेंट है तो सिस्टम अपने आप ही डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देगा। और ये बात सुनकर हानियो चौंक जाता है और कहने लगता है कि क्या डिफेक्टिव? क्या तुम्हारा मतलब मुझसे है? जिस पर वो लड़की कहने लगती है कि अगर गेम फ्रीज होता है तो हम उस फाइल को डिलीट करके दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो क्या हो अगर तुम फाइल नंबर 19 को फॉर्मेट कर दो? ये सुनकर उसका पेट कहने लगता है कि हाँ बात तो सही है, पर उससे पहले हमें एक सेफ जोन क्रिएट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका एआई पेट और वो एक घर के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और एक बड़ा सा जॉइंट सेफ जोन क्रिएट कर देते हैं। और फिर वो एआई पेट कहने लगता है कि अब से जियांग पैलेस हमारा बेस कैंप होगा। जिसके बाद वो लड़की पूछने लगती है कि मैंने जो भी डेटा हमारे इंस्टीट्यूट को सेंड किया था क्या उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया और क्या उन्होंने बताया कि कब तक ये ग्लिच सही होगा और मैं घर वापस जा सकती हूँ? जिस पर उसका एआई पेट कहने लगता है कि सिस्टम फेलियर की वजह से मैं मैसेज भी सेंड नहीं कर सकता और अब हमें रेस्क्यू टीम का ही इंतजार करना होगा। जिस पर वो लेडी कहने लगती है कि एक रिसर्चर्स ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी जल्दी मुझे नोटिस करेंगे, क्योंकि आज से पहले ये ग्लिच कभी नहीं आया और जब तक मुझे वो गॉड स्टोन नहीं मिल जाती मेरी एनर्जी मुझे कभी भी रियल वर्ल्ड तक नहीं ले जा पाएगी। जिस पर उसका एआई पेट कहने लगता है कि तो फिर हमें जल्द से जल्द उस एनर्जी स्टोन को ढूंढना चाहिए। जिस पर वो लेडी बताती है कि मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी जगह पर मैंने उसे कहाँ पर गिराया होगा और वो इस वक्त कहाँ पर होगा, पर हमें अब पहले से भी ज्यादा सेफ जोन क्रिएट करना होगा क्योंकि अब हमारी जान को भी खतरा है। तभी उस लेडी को एक आइडिया आता है और वो कहने लगता है कि पर हाँ कोई है जो हमें देख सकता है और वो हमारी मदद जरूर करेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानियो बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और तभी वो फेरी लेडी उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि कैसे हो प्रिंस, मैं अर्थ पर स्पेशली तुम्हारी मदद के लिए ही आई हूँ। और फिर वो वहाँ पर हानियो को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगती है और कहने लगती है कि एक वक्त आने वाला है जब गॉड्स और डीमंस के बीच में फाइट होगी और मॉन्स्टर्स की तादाद काफी ज्यादा बढ़ रही है और ऐसे तो वो गॉड्स को हराकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि डीमंस के लिए मॉर्टल्स एक थ्रेट की तरह हैं, तो वो यहाँ मौजूद हर किसी को मिटा देंगे। पर मुझे इन सब में एक उम्मीद की किरण तुम्हारे अंदर नजर आती है और तुम्हें गॉड्स ने ही चुना है ताकि तुम इस रेजिस्टेंस को लीड कर सको और तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल मुझे दिख रहा है कि तुम फ्यूचर एम्परर बन सकोगी। ये सुनकर हानियो का मुंह छोटा हो जाता है, जिसे देखकर वो लेडी कहने लगती है कि क्या तुम इस बकवास सी जगह को छोड़कर एम्परर नहीं बनना चाहते? जिस पर हानी बताता है कि अगर मैंने इस जगह को छोड़ दिया तो भला मैं कहाँ जाऊंगा। और फिर वो आगे कहने लगता है कि लेडी फेरी, मुझे लगता है आपने
किसी गलत इंसान को चुन लिया है। और फिर वो वहाँ से अपना सामान उठाकर जाने लगता है। ये देखकर वो लेडी उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि जो तुम कर रहे हो इस एंथम एनहांसमेंट कहते हैं। जिसके बाद वो अपने एआई पैड के जरिए वहाँ पर पिछले एम्परर्स के होलोग्राम दिखाती है और बताती है कि इन्हें देखो, इन्होंने मेरी हेल्प से ही काफी ज्यादा पावर को अचीव किया और आगे चलकर एम्परर बने। इन सभी को अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं था, पर मेरी मदद से इन्होंने इतिहास रच दिया और ये सभी लोग मेरे द्वारा ही चुने गए थे। तो क्या तुम्हें अब भी मुझ पर डाउट है? पर अगर तुम्हारा इरादा बदल गया है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। ये बातें सुनकर हानियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे बाव करते हुए कहने लगता है कि फेरी लेडी, अगर ऐसी बात है तो क्या आप मेरी विशेष को पूरा कर सकती हैं? जिस पर वो कहती है कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। जिस पर हानियो कहता है कि क्या आप मेरी मदर को वापस ला सकती हैं? जिस पर वो मना करती है। तो हानियो कहता है तो क्या आप मुझे इमॉर्टल बना सकती है? जिस पर वो फेरी फिर से मना कर देती है। जिस पर वो आगे कहता है कि तो क्या आप इन सारी चीजों को सोने में बदल सकती हैं ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए? जिस पर वो फेरी लेडी इस पर भी मना कर देती है और हानियो आगे कहता है कि अगर आप ये सब नहीं कर सकती तो भला आप किस चीज में बेहतर है? तभी हम देखते हैं कि पास में से कोई हानियो की सारी बातें सुन रहा होता है और उस पर नजर रख रहा होता है, पर उसे बस हानियो अपने आप से बात करता हुआ ही नजर आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।